आगामी परीक्षा में आने वाले आकलन व मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आगामी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। आकलन और मूल्यांकन और मापन तीनों ही टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और उसी से संबंधित आज मैं जो विभिन्न राज्यों में प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को आपके सामने लेकर आई हूं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूल्यांकन। मूल्यांकन किसी भी जानकारी को मान्य करने में मदद करता है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन गुणों या विशेषताओं की वांछनीयता स्पष्ट करता है। किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा का विश्लेषणात्मक अथवा गुणात्मक विवरण मूल्यांकन प्रस्तुत करता है और यह भी जानकारी प्रदान करता है कि किसी निश्चित उद्देश्य हेतु वह कितना उपयुक्त या संतोषप्रद है। तो आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 2, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? मैं चारों कथन आपके सामने रख रही हूँ, विवरण नहीं बोलूंगी, केवल आपको आंसर बताऊंगी। इसमें आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी डी ऑप्शन। ए और सी दोनों सही है। ए क्या है? ए, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक उनके अनुसार उन्हें ठीक कर सके। सी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ए और सी दोनों कथन सही है। आकलन क्या है? एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक यह जानकारी प्राप्त करता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। अर्थात आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक उन्हीं के अनुसार उन्हें ठीक कर सके। इसके अलावा आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनुपात। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? अनुपात विधि, जिसमें दो या अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इससे मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है। प्रश्न नंबर 4 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं, यहाँ पर ध्यान देना वी आ गया है तो इसको आप व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अंतराल मापनी। अंतराल मापनी के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का परीक्षण सर्वोत्तम तरीके से बिना किसी कमी रहित रूप से किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया है जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है। वह है, आंसर हो जाएगा ए और सी ऑप्शन। ए व बी दोनों, मूल्यांकन और आकलन। मूल्यांकन व आकलन वह प्रणाली होती है जिसके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया चलती है और इसी के परिणाम स्वरूप सीखने के वातावरण में क्या होता है? परिवर्तन किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ए व बी दोनों, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है। प्रश्न नंबर 6, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा
स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उसे आकलन कहा जाता है। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। आकलन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक या संकलनात्मक आकलन, दूसरा निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन। प्रश्न नंबर 7, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? अब मैं आपको ये पूरा नहीं पढ़ूंगी और केवल आंसर दूंगी। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा बी ऑप्शन, बी सी डी। बी क्या है? कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। सी है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। डी है बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर बी सी डी होने चाहिए। प्रश्न नंबर 8, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि करता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा नंबर 9 में बी, एक समाधान की तार्किक सुसंगत का परीक्षण करना। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन उपागम के प्रयोग का श्रेय बेंजामिन एस ब्लूम को दिया जाता है। आप जानते ही हैं, बहुत चर्चित नाम है ये। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1956 में इस उपागम को प्रस्तुत किया। मूल्यांकन उपागम के 3 प्रमुख अंग हैं, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन के 3 अंग परस्पर एक दूसरे से संबंधित होकर एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करते हैं। नंबर 10, विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। विज्ञान में मूल्यांकन का सबसे सही तरीका यह होता है कि बालक की सभी क्रियाकलापों का एकीकृत एवं समावेशी रूप से मूल्यांकन किया जाए। प्रश्न नंबर 11, मूल्यांकन का उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी मूल्यांकन के सभी उद्देश्य हैं, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चों की सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यह पढ़ाने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह मूल्य निर्धारण में शैक्षिक स्तर अथवा विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जानने में सहायक होता है। इसके मूल उद्देश्य है बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उनका समाधान करना और अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। मूल्यांकन का मूल उद्देश्य नहीं है बल्कि बच्चे के प्रगति का आकलन करना है। प्रश्न नंबर 12, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 घटक है, उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण।
मूल्यांकन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक द्वारा यह आकलन किया जाता है कि उसके द्वारा किया गया शिक्षण कार्य कितना सफल रहा है। प्रश्न नंबर 13, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है बी ऑप्शन, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान तथा उपचार करना। प्रश्न नंबर 14, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण करना। सीखने के रूप में आकलन बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण करने में सहायता करता है। सीखने के रूप में आकलन एक रचनात्मक आकलन है जो छात्रों को स्वयं के सीखने का मूल्यांकन करने, समायोजन करने के लिए मेटाकॉग्निटिव प्रक्रियाओं को पढ़ाने पर केंद्रित है। मेटाकॉग्निशन अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में सोचना या अनुभूति का नियमन है। सीखने के रूप में आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने स्वयं के कार्यों का गंभीर रूप से आकलन, विचार और विश्लेषण करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर और स्थान प्रदान करना है। इस आकलन में विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने और साथियों और समूहों के काम पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसमें आकलनकर्ता कौन होता है? स्वयं विद्यार्थी होते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अधिगम के आकलन का प्रयोग करके शिक्षक अपने विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ को हर स्थान पर विद्यार्थियों के अधिगम की बढ़त की जांच के लिए महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। प्रश्न नंबर 16, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह देश की ओर संकेत करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने का आकलन। किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा। सीखने में त्रुटियों का पता लगाकर एक शिक्षक क्या करता है? उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास करता है। यह सीखने का आकलन के अंतर्गत किया जाता है। पर वास्तव में सटीक और सत्य बोलना आज की जनरेशन के लिए एक दुविधा है, क्योंकि शिक्षक वही कार्य करता है जो उसके बच्चों के हित की भलाई के लिए हो। प्रश्न नंबर 17, सेमेस्टर के अंत में प्रशिक्षण दिए जाते हैं तो इसे जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सारांशित आकलन। सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं या परीक्षा ली जाती है तो इसे सारांशित या योगात्मक आकलन कहा जाता है। इस विधि का उपयोग किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करने के लिए किया जाता है। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। योगात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल यह जानने के लिए किया जा सकता है कि किस सीमा तक शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक शिक्षक सफल रहता है। नंबर 18, बेंचमार्क आकलन को यह भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंतरिम आकलन। बेंचमार्क आकलन को अंतरिम आकलन भी कहा जाता है। यह योगात्मक आकलन तथा रचनात्मक आकलन के बीच का आकलन है। इसका उपयोग छात्रों के अधिगम में सुधार करने और रचनात्मक मूल्यांकन को लागू करने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है।
सीखने का रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सीखना निष्क्रियता से ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं, वरन उस प्रक्रिया से जिसमें अर्थ निकाला जाए, समस्या का समाधान किया जाए तथा सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान नई जानकारियों की समझ बनाने में विद्यार्थी की सहायता करता है। वास्तविक सीखने के क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखना होता है। तो लास्ट प्रश्न, सीखने के प्रतिफल है। आंसर हो जाएगा सी, आकलन के मानक सीखने के प्रतिफल माने जाते हैं। सीखने के प्रतिफल है आकलन के मानक। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों के सीखने संबंधी प्रगति पर नजर बनाए रखने की एक शिक्षक को अति आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यकता है कि शिक्षकों को कुछ मानदंड उपलब्ध करवाए जाए जिनकी सहायता से अपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन किया जा सके। सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक एवं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों एवं अभिभावकों को यह जानना आवश्यक है कि बच्चे ने सटीक रूप से कक्षा में क्या सीखा। इन्हीं मानदंडों को सीखने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात जो कुछ भी बच्चे ने सीखा है उसको जांचना अथवा उस परिणाम को देखने के मानदंड को अधिगम प्रतिफल के रूप में देखा जाता है।